आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 2 से इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज़ मार्केट। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सिक्योरिटीज़ होता क्या है। सिक्योरिटीज़ आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशूड टू रेज फंड्स। इसका मतलब सिक्योरिटीज़ का उद्देश्य ये होता है कि हम किसी ना किसी तरीके से फंड्स को रेज करें। और इसका मेन फंक्शन भी ये रहता है कि जिसके पास कैपिटल की कमी है उस तक कैपिटल को पहुंचाना या फिर पैसों को पहुंचाना। मान लेते हैं कि आपका एक दोस्त है जिसको पैसों की ज़रूरत है और वो एक कंपनी चालू करना चाहता है। और आप जो है उसके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए आप जो है उन्हें पैसा दे देते हैं और वो उस कंपनी को चालू करने के बाद जो भी प्रॉफिट वो कमाता है उसका हिस्सा आपको भी बाँटता है। तो इससे क्या होता है कि आप दोनों को फ़ायदा हो रहा है ना? कि आपका जो पैसा ऐसे ही आइडल पड़ा हुआ था बैंक अकाउंट में, एफडी में, तो वो आपने जो है कहीं न कहीं यूज़ में लेकर आए, जिससे कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिला। और आपका दोस्त जो कि एक कंपनी चालू करना चाहता था वो आपके फंड को यूज़ करके कंपनी चालू कर पाया। तो यही है बेसिकली सिक्योरिटीज़ मार्केट को अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो उसमें चार लोग रहते हैं। एक होता है इन्वेस्टर या फिर निवेशक, जिसमें कि रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम और आप जैसे लोग वो सभी इन्वेस्टर्स में आते हैं। दूसरा होता है बोरोवर्स या फिर सीकर्स ऑफ फंड। इसका मतलब जो बैंक हो गई, कोई कंपनी जिनको भी पैसों की ज़रूरत होती है, वो सारे जो है इस कैटेगरी में आते हैं। तीसरा है इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी जो है हम इस चैप्टर में जो है पूरे डिटेल में समझने वाले हैं, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर हो गया, मर्चेंट बैंक्स हो गए या इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इसके अलावा होती हैं रेगुलेटरी बॉडीज़। अब कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे कि आपको पता है आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एम्फी है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो ये सारे के सारे जो है रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ये मेक श्योर करती है कि किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो, कि सभी लोगों के जो राइट्स हैं वो प्रिजर्व किए जाएँ। तो यहाँ पे आपको दोस्तों समझने की ज़रूरत है कि ये जो डायग्राम, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है सरप्लस इनकम यूनिट दिए हुए हैं, ऐसे लोग जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं। और दूसरी जगह आपको दिखेंगे डेफिशिएट इनकम यूनिट्स, यानी कि ऐसे लोग जिनको कि इस पैसों की ज़रूरत है जिससे कि वो कुछ ना कुछ बिजनेस या फिर प्रॉफिट जनरेट कर सकें। अब दो तरीके हैं इसमें। एक तो हो गया आपने डायरेक्टली फाइनेंस कर दिया अपने दोस्त को बिना किसी पेपर के, तो वो जो हो गया डायरेक्ट फाइनेंस हो गया। बट आज का जो हमारा पूरा चैप्टर है वो इनडायरेक्ट फाइनेंस के ऊपर है, कि हम लोग जब शेयर्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरह से ट्रांजैक्शंस होता है, उसको हम जो है आज के इस पूरे चैप्टर में सीखने वाले हैं। ये चैप्टर ज़रूर ही थोड़ा लेंथी होने वाला है, बट जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आपको ये पूरा अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे ये जो बहुत सारे टर्म्स जो हम लोग यूज़ करते हैं ना रिसर्च एनालिस्ट में, वो सब की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको हो जाएगी। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए ये सारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन को देख के, तो बस केवल आपको जो है मॉक टेस्ट लगाना है, जो कि हमारे mocktestchannel.com में रिसर्च एनालिस्ट में दिया हुआ है, और आपका ये जो एग्ज़ाम है काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए सिक्योरिटीज़ का डेफिनेशन दिया हुआ है। सिक्योरिटीज़ का डेफिनेशन जो है एक्चुअली दिया है सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 या फिर एससीआरए में। वहाँ पे कहा गया है कि सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक हो गया आपका शेयर्स जो हो गए, स्क्रिप्ट्स हो गए, स्टॉक्स बॉन्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटीज़ के अंदर आती हैं। डेरिवेटिव की चीज़ें हो गई, या फिर म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स हो गए, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गए, ये सभी चीज़ें जो है आप कॉमनली इसको सिक्योरिटीज़ के नाम से जानते हैं। ये डेफ़िनिशन इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्योंकि कई बार सवाल आता है कि सिक्योरिटीज़ का डेफ़िनिशन कहाँ मेंशन्ड है, या फिर ये क्या सारी चीज़ें क्या सिक्योरिटीज़ के अंदर आती हैं, या ऑल ऑफ द अबव टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। अगला हम चलते हैं इक्विटी या शेयर्स की तरफ। शेयर्स तो आप सभी जानते होंगे, बट जिनको नहीं पता उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि इक्विटी शेयर्स जो होती हैं वो आपको एक पार्ट ओनरशिप देती हैं किसी भी कंपनी की। मान लेते हैं कि आपका एक दोस्त है जो एक कंपनी चालू करता है और कंपनी की आज की नेट वैल्यू जो है 1000 रुपीज़ या फिर 1000 रुपये है। अब वो सोचता है कि इसे 10 लोगों में बांटे, कि उसको ही पूरा का पूरा जो है रिस्क ना उठाना पड़े। तो वो जो है उसको 1000 डिवाइडेड बाय 10 करता है, तो हर एक एक शेयर की जो वैल्यू होती है वो 100 रुपये के हिसाब से वो बांटता है। अब आप जो है उसे खरीद लेते हैं एक शेयर, तो उस कारण से आप क्या उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। तो इसमें ये होगा कि आपके पास भी हक रहता है कि कोई भी डिसीजन अगर कंपनी ले रही है तो आपके पास 10% हक है कि आप उस डिसीजन को किस तरह से ऑल्टर करें। और यही नहीं, अगर कल कंपनी मान लेते हैं कुछ प्रॉफिट कमाती है तो उसका हिस्सा भी आपको मिलता है। आपका मान लेते हैं कंपनी को कुछ डिविडेंड बांटना रहे। अब डिविडेंड क्या होता है ये समझ लीजिए। डिविडेंड होता है कि कंपनी ने कुछ तो प्रॉफिट कमाया, बट वो प्रॉफिट को वो जो है फर्दर एक्सपेंशन में नहीं यूज़ करना चाहते, या मार्केट कंडीशन उस तरह से नहीं है, तो वो क्या उन पैसों को जो है लोगों में बांट देती है, जिसे हम लोग डिविडेंड्स कहते हैं।
तो क्योंकि आप शेयर होल्डर बन जाते हैं तो आपको जो है डिविडेंड मिल जाता है, जो कि ईयरली बेसिस में आपको क्रेडिट होता रहता है आपके अकाउंट्स में। वहीं पे क्वार्टरली बेसिस में भी होता है कई बार। नेक्स्ट होता है दोस्तों कैपिटल गेंस। मान लेते हैं इसी एग्जांपल में जो 1000 रुपये की कंपनी थी वो 1200 या फिर 1200 की चली जाती है। तो ऐसे में क्या हुआ कि आपका जो शेयर का जो वैल्यू था, जो कि पहले केवल 100 रुपये था, अब वो 120 रुपीज़ चला गया। तो आपने क्या 20 रुपीज़ का गेन किया है ना, तो वो जो होता है वो कैपिटल गेन्स कहलाता है। बट यही नहीं दोस्तों, क्योंकि आप जो है उस कंपनी के पार्ट ओनर हैं, तो आपको उसका रिस्क पे भी हिस्सा लेना होता है। अब रिस्क में आप कैसे हिस्सा लेते हैं, मान लेते हैं कंपनी 1000 की है, अब वो 800 की चली गई, तो आपने जो 120 रुपये आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, आपका जो 100 रुपये हो बल्कि 80 रुपये में हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को अगर लॉस होता है तो आपको भी उसका लॉस जो है उठाना पड़ेगा। तो इसी तरह से दोस्तों शेयर्स जो है काम करते हैं, जो कि आप शेयर मार्केट में देखते हैं। अब ये इशू जो है भले ही कंपनीज करती हैं, बट इसे सब टाइटली जो है सेबी और कंपनीज एक्ट जो है रेगुलेट करती आती हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग समझते हैं डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और नोट्स। डिबेंचर, बॉन्ड्स और नोट्स क्या होते हैं? ये जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि कंपनीज या फिर गवर्नमेंट जो है रेस करती हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म में लोन ले सके आपसे। अब आपने देखा होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बॉन्ड निकला था, तो उसमें क्या था कि आप बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अगर इंडिया में सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एक जो है नियमित अमाउंट जो है निवेश कर सकते हैं। 5 साल के अंदर जो है आपको 6-6.5% का जो है इंटरेस्ट रेट उसमें मिल जाता है ना। तो इसमें क्या हुआ कि आपने जो है गवर्नमेंट को लोन दिया ताकि वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके। जो है कंपनी, जो भी गवर्नमेंट है वो टोल कलेक्ट करती है और भी अलग तरीके हैं टैक्स कलेक्ट करके वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जो है प्रॉफिट कमाती हैं और उस प्रॉफिट का हिस्सा आप लोग के साथ भी जो है बांट देती हैं। तो यही होता है मोटा मोटी उद्देश्य डिबेंचर, बॉन्ड्स या नोट्स का। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो शॉर्ट टर्म नहीं है कि ये नहीं कि आपने जो है आज पैसे डाले और कल निकाल दिए, नहीं। आपको कम से कम मान के चलिए कि जो है आपको अगले 5 या 10 वर्ष के लिए जो है ये जो पैसे हैं उसको निवेश करके रखना पड़ता है। इसमें आती है दोस्तों बातें कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड वाली। जब भी हम किसी को लोन देते हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जिसमें कोलैटरल हम रख लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमने एजुकेशन लोन लिया तो हमने जो है कोलैटरल में रख दिया कि हमारे घर के कागजात, तो वो सिक्योर्ड हो जाता है। वहीं पे अगर हमारे पास कोई घर के कागजात रखने के लिए नहीं है तो वो अनसिक्योर्ड होता है, क्योंकि उसमें कोई कोलैटरल नहीं होता। तो उसी तरह से जब ये बड़ी एंटिटीज़ भी जो है आपसे पैसे लेती हैं तो इस तरह के कोलैटरल रख सकती हैं, नहीं तो फिर कोलैटरल नहीं रख सकती हैं। तो उसके हिसाब से वो सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड कहलाता है। वहीं पे दोस्तों एक होता है कन्वर्टेबल और दूसरा होता है नॉन कन्वर्टेबल। अब कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल को आप समझिए। मान लेते हैं कि आपने कोई डेप्ट जो है फंड में निवेश किया। अब आपको जो है पैसे जो आपने जो है लोन जो देने थे वो तो दे दिए, बट अब जो बॉन्ड का जो पेपर आपके पास आया है, कल आपके पास ऑप्शन रहता है कि अगले 5 साल बाद चाहे तो आप इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उस कंपनी के जो शेयर्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के भी कई बार ऑप्शंस देती हैं। अगर ऐसे ऑप्शंस देती हैं तो वो कन्वर्टेबल कहलाएगा, नहीं अगर देती है ऐसे कोई ऑप्शंस तो वो नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड कहलाता है। तो इसका मेन उद्देश्य बॉन्ड्स या डिबेंचर्स का यही रहता है कि आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिल जाए, और ये भी जो है दोस्तों सेबी और आरबीआई द्वारा जो है टाइटली रेगुलेटेड होता है। आप देखेंगे जहाँ जहाँ डेप्ट्स की बात आती है वहाँ वहाँ पर आरबीआई का भी नाम आ ही जाता है ना। नेक्स्ट आप देखें कि शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं अगर आपको जो है किसी को लोन देना है फॉर लेस देन 1 ईयर, यानी कि 1 साल से कम टाइम तक अगर आप पैसे कहीं निवेश करना चाहते हैं, वो भी थोड़े सेफर ऑप्शन में, तो आप शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में जो है निवेश करते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो ट्रेजरी बिल कहलाता है, कंपनी को लोन दे रहे हैं तो कमर्शियल पेपर कहलाएगा, वहीं पे बैंक को दे रहे हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहलाएगा। अब इन सब में जो है दोस्तों आप देखेंगे रिस्क बहुत कम रहता है और शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर आप जो है सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा ना रख के अगर इनमें रखते हैं तो आपको ये थोड़ा अच्छा जो है इंटरेस्ट रेट इसमें मिल जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं वारंट्स की। अब वारंट्स क्या होता है? वारंट्स जो होते हैं इन्वेस्टर्स को राइट देते हैं बाय करने का शेयर्स एट अ फिक्स्ड प्राइस इन द फ्यूचर। इसका मतलब ये हुआ कि आगे जाके जो है हम शेयर्स को जो है एक फिक्स दाम में किसी भी कंपनी से जो है खरीद पाते हैं। तो इस तरह के वारंट्स भी जो होती हैं कंपनीज जो हैं इशू करती हैं, और इसको जो है स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड किया जाता है। ये जो केस है ये हमारे इंडिया में उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है,
बट इसको यूज़ करके जो बाहर के लोग हैं उनके शेयर मार्केट में फ्यूचर प्रॉफिट जो है कमा लेते हैं। क्योंकि अगर आज मान लेते हैं कि कोई भी शेयर जो है 100 रुपये का ट्रेड कर रहा है और आपको मिल जाए ऑफर कि जो है 140 रुपीज़ में जो है आज से 5 साल बाद जो है खरीदने का मौका अगर आपको कोई कंपनी बेचती है वारंट्स के रूप में, तो अच्छा है ना। अगर उस समय 280 रुपीज़ का चल रहा हो मार्केट रेट, तो आप उस समय इंस्टेंटेनियस जो है प्रॉफिट जो है कमा सकते हैं, है ना। वहीं पे मार्केट इंडाइसिस जो है उसको समझ लेते हैं। मार्केट इंडाइसिस आप सभी जानते होंगे अगर आप जो है ट्रेडिंग करते हैं। तो एक तो सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये बेसिकली आपको जो है मार्केट का ट्रेंड बताती हैं, आपको बताती हैं कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी का जो है सिंपल सा डेफिनेशन है दोस्तों कि जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं हमारे देश की, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन का अगर आप एवरेज जैसा निकाल लें, है ना। हालांकि इसका कैलकुलेशन जो है मैंने डिटेल में आपको आगे समझाया है, बट अभी मोटा मोटी आप इतना बस समझ लें कि उसका एवरेज अगर आप निकाल लेंगे तो वो निफ्टी का जो होता है इंडेक्स होता है। अभी आज के करीब जो है ऑलमोस्ट 25,000 के करीब जो है चल रहा है। एक टाइम था जब निफ्टी 9,000 था और अभी 25,000 है। इसका मतलब ऑलमोस्ट जो है निफ्टी अपने पीक पे है आज के डेट में, है ना। तो डिपेंड करता है, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद जो है ऊपर जाए नीचे जाए, है ना। तो उससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हैं, जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं उनका परफॉर्मेंस जो है किस तरह चल रहा है, कितना जो है वो उसमें ग्रोथ जो है देखा गया है। तो कई सारे लोग हैं जो कि इस निफ्टी में भी जो है ट्रेड करते हैं, जिसको भी हम लोग आगे जाके जो है समझेंगे। उससे पहले हम लोग जो है समझ लेते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो होता है वो क्या होता है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स का मतलब ये हुआ कि ऐसा इन्वेस्टर आपके पास एक तो ऑप्शन ये रहता है कि आपने खुद से जो है अपने स्टॉक्स में जो है इन्वेस्ट कर दिया, है ना। तो इसमें आपने खुद से अपना रिसर्च लगाया और आपने जो है पैसे लगाए और जो आपको रिटर्न्स मिला तो रिटर्न्स मिला, या पैसे डूबे तो पैसे डूबे। वहीं पे म्यूचुअल फंड्स में क्या होगा कि हम और आप जैसे इन्वेस्टर जिनके पास उतनी अच्छी रिसर्च करने की जो है तकनीक नहीं होती है, वो लोग क्या करते हैं, वो बेसिकली इन सारे के सारे जो पैसों को जो है एक म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं और म्यूचुअल फंड कंपनी जो है एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को नियुक्त करती है और वो म्यूचुअल फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि आपके पैसों को कहाँ निवेश किया जाए। ज़रूरी नहीं कि इक्विटी में निवेश करे, वो बॉन्ड्स या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में भी जो है निवेश कर सकता है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का म्यूचुअल फंड है। तो दोस्तों अगर आप भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब में जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का। उसके अलावा मॉक टेस्ट भी जो है आपको हमारे mocktestchannel.com पे मिलेगा, जिसकी मदद से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जो है म्यूचुअल फंड्स का एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो वही हम लोग रिसर्च एनालिस्ट में भी चाहते हैं कि अभी हम लोग जब कोर्स बना रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट का, तो हमारा उद्देश्य है कि आप लोग सभी जो है पहले अटेम्प्ट में जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। अगर आप भी जो है इस प्रोसेस में हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। दोस्तों आइए अब हम समझते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट्स को किस तरह से मेजर किया जाता है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स को मेजर किया जाता है नेट एसेट वैल्यू के रूप में। नेट एसेट वैल्यू जो होती है हमेशा हर एक म्यूचुअल फंड की चेंज होती रहती है। इसका रीज़न सिंपल है कि म्यूचुअल फंड क्या है, बेसिकली एवरेज है एक तरह से। अगर आप देखें कि जिस जिस कंपनीज में हो उस म्यूचुअल फंड मैनेजर ने आपके पैसे डाले हैं, है ना। और क्योंकि उस कंपनीज के जो है पैसों में ऊपर नीचे जो है होता रहता है, तो उस कारण से जो आपका नैव वैल्यू है या नेट एसेट वैल्यू है उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो जब आपने मान लेते हैं किसी जो है मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में इन्वेस्ट किया, तो उस समय मान लेते हैं 34 रुपीज़ चल रहा था, आगे जाके जो है 45 रुपीज़ हो गया। तो उसका जो डिफरेंस का जो नंबर ऑफ यूनिट्स है अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितने पैसे आपने कमाए, बिल्कुल स्टॉक्स जैसे ही, है ना। यहाँ पे आपको देखना है कि म्यूचुअल फंड दो टाइप के होते हैं। एक तो हो गया आपका ओपन एंडेड, जो इसका मतलब किसी कोई एक्सपायरी नहीं है। जब आपने पैसे निवेश करने हैं निवेश कर दिए, जब निकालने हैं निकाल लिए, और उसका मतलब ये है कि इसका कोई अंत नहीं है। वहीं पे दूसरे होते हैं क्लोज एंडेड फंड्स या फिर फिक्स ड्यूरेशन फंड, जो कि एक नियमित टाइम के लिए होते हैं। मान लेते हैं 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, इस ड्यूरेशन के लिए जो है इस तरह के फंड्स जो हैं आते हैं। तो आप जो है पैसे अपने जो है 5 ईयर्स के एंड पे ही निकाल पाते हैं और इनकी एक फिक्स्ड एक्सपायरी रहती है। दोनों ही टाइप के म्यूचुअल फंड जो होते हैं सेबी और आरबीआई द्वारा काफ़ी रेगुलेटेड होते हैं। यहाँ दोस्तों आपको समझने की ज़रूरत है क्या होता है एक्टिव और क्या होता है पैसिव फंड। एक्टिव फंड वो फंड होता है जहाँ पे आपका जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो एक्टिवली आपके पोर्टफोलियो को मॉनिटर कर रहा होता है। वो देख रहा होता है कि कौन से शेयर्स जो हैं अभी काफ़ी गंदा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको जो है वो शायद हो सकता है पोर्टफोलियो से निकाल दे। वहीं पे जो आपको ग्रोथ दे रही होती हैं उन सारे फंड जो स्टॉक्स हैं उनको जो है वो पोर्टफोलियो में इंक्लूड करता है
है ना। तो वो जो है एक्टिवली क्योंकि देख रहा होता है इन सारी चीज़ों को, तो कई बार देखा गया है कि जो एक्टिव फंड मैनेजर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स जो है आपको मार्केट से कमा कर देते हैं। वहीं पे पैसिव फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो बेसिकली इनएक्टिव रहते हैं। इसका मतलब ये लोग कई बार क्या करते हैं कि निफ्टी को जो है रेप्लिका क्रिएट करते हैं कि निफ्टी में जिन जिन कंपनीज़ में जो है पैसे निवेश किए गए हैं उसी कंपनीज़ में जो है ये लोग भी निवेश कर देते हैं और उसका एक नया नाम दे देते हैं फंड का। तो वो पैसिव फंड्स कहलाते हैं, क्योंकि उसमें आपको ऐसा म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं होती है कि किसमें किस तरह से निवेश करना है। जो रेशियो में इंडेक्स में जो है फंड्स इन्वेस्टेड हैं उसी रेशियो में आप इन्वेस्ट करते हैं तो इंडेक्स जितना ही रिटर्न आप देते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छा और सेफ ऑप्शन है, मैं तो उसका बड़ा फ़ैन भी हूँ, है ना। क्योंकि उसका एक कारण ये भी है कि उसका जो एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो टिपिकली काफ़ी लो होता है बाकी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले, है ना। नेक्स्ट हो गया आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स ही होते हैं। बेसिकली वो किसी ना किसी इंडेक्स या फिर कमोडिटी को जो है ट्रैक कर रहे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। जिस तरह से आपको शेयर्स जो है लिस्ट करके मिलते हैं उसी तरह से आपको ETFs भी जो है लिस्टेड मिलेंगे। इसी कारण से कहा जाता है कि जो ETF होते हैं ना वो डाइवर्सिफिकेशन भी ऑफर करते हैं, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं। वहीं पे आपको रियल टाइम ट्रेडिंग का भी मौका देते हैं, क्योंकि ETFs को जो है आप रियल टाइम में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ETFs में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। जैसे मैंने बताया कि इनके जो अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं वो या फिर निफ्टी होते हैं या फिर कोई कमोडिटी होती है। इस कारण से दोस्तों इनका जो टिपिकल एक्सपेंस रेशियो होता है वो नॉर्मल आपके एक्टिव म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में जो है बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि आपको फिक्स डिविडेंड्स देते हैं एक टाइम पे, है ना। कि प्रेफरेंस शेयर्स जो है आपको शेयर होल्डर नहीं बनाती हैं एक कंपनी की, नाम के लिए जो है आपको शेयर्स दे दिए जाते हैं। इसमें कोई वोटिंग राइट्स आपको नहीं मिलता, ना ही आपको कंपनी का ओनरशिप मिलता है। एक तरफ से आप ये कह सकते हैं कंपनी को अगर कोई शॉर्ट टर्म में लोन चाहिए है तो वो प्रेफरेंस शेयर्स जो है रिलीज़ करती है। इसमें आपको शेयर्स जो तो मिल जाते हैं बट एट द सेम टाइम आपको उस जो शेयर्स पे कोई वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। बस ये रहता है कि अगर कंपनी का कभी कोई डिविडेंड बांटना रहेगा तो आप जो है सबसे पहले हकदार होंगे उस डिविडेंड के। इसीलिए प्रेफर्ड वाला वर्ड यूज़ किया गया है कि आपको जो है पहले डिविडेंड बांटेगी उसके बाद रियल शेयर होल्डर्स को जो है बांटा जाएगा। एक तरफ से ये कह सकते हैं घर पे जब कोई मेहमान आता है तो हम मेहमान को खाना पहले देते हैं उसके बाद बात लोगों को देते हैं अगर कुछ बचा तो, है ना। तो ठीक उसी तरह से होता है इसकी सारे काम। अगर मान लेते हैं कल कंपनी जो है डूब भी रही होती है तो जो है लिक्विडेट अगर करना पड़े कंपनी को पूरी तरह से, जो है सबको फंड्स वापस करने पड़े, तो ऐसे केस में भी जो सबसे पहला जो प्रायोरिटी जो दिया जाता है वो प्रेफरेंशियल शेयर्स वालों को दिया जाता है कि उनके पैसे पहले लौटाए जाते हैं, उसके बाद बाकी शेयर होल्डर्स तक जो है बचा कुचा अमाउंट मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स जो होते हैं बेसिकली डेप्ट होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, जिनको जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ ऐसे भी डिबेंचर्स हैं जो कि आगे जाके आप उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वही होते हैं दोस्तों। इसमें दो फ़ायदे हैं, एक तो आपको जो है एक फिक्स इंटरेस्ट इनकम जो है मिल जाता है इनिशियल फेज़ में। वहीं पे जैसे ही आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको जो है कैपिटल गेंस भी जो है देखने को मिल जाता है। तो इसे आप जो है हाइब्रिड कह सकते हैं डेप्ट और इक्विटी का। इसके भी कुछ टाइप होते हैं। एक होता है आपका फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, FCD नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जितना पूरा बॉन्ड का पैसा पड़ा है उसको पूरे को जो है आप चाहें तो इक्विटी में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इसका मतलब जो है पूरा जो अमाउंट है उसको नहीं बल्कि आधे अमाउंट को जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा होता है ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने जो बॉन्ड लिया है उसको आपको इक्विटी में कन्वर्ट करना है या नहीं। अगर आपको लग रहा है नहीं बॉन्ड में ही रखे रहने में ज़्यादा फायदा है तो आप जो है कन्वर्ट ना ही करें, है ना। तो ये होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स की। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या करती हैं? ये जो हैं अगर मान लेते हैं किसी कंपनी का जो ट्रेडिंग है या फिर इशू जो है वो दूसरी कंट्री में हुआ है और हम जो है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसे डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के थ्रू करते हैं। एग्जांपल आपको बताता हूँ, मान लेते हैं कोई एक कंपनी है जो कि इंडिया में उसको इशू मिला है शेयर्स का और इंडिया के मार्केट्स में जो है ट्रेड कर रही है। अब मैं जो हूँ फॉरेनर हूँ, अब मुझे जो है इसमें इन्वेस्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा? मुझे जो है IDR में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंपनीज़ होती हैं वो IDR इशू करेंगी जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और मैं है ना उसके थ्रू जो है इस कंपनीज़ को जो है फंड्स जो है निवेश कर पाऊँगा।
तो इससे क्या होता है कि जो भी कंपनीज़ हैं उनको अगर फॉरेन से जो है पैसे जो है निवेश चाहिए होते हैं तो वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के माध्यम से जो है वो उन्हें मिल जाता है। इसमें आपको बस फ्रेज़ ये याद रखना है, आईडीआर जो होता है वो इंडियन में जो इशू ही कंपनीज़ होती हैं वो रेस करती हैं, वहीं पे एडीआर या फिर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होती है वो यूएस में जो है इशू ही कंपनीज़ जो होते हैं वो रेस करती हैं। वहीं पे उसके अलावा जीडीआर होता है जिसे हम लोग ग्लोबल मार्केट्स के लिए कहते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब आगे हम लोग समझते हैं कि एफसीसीबी क्या होता है, दैट इज़ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। एफसीसीबी जो होते हैं वो बॉन्ड्स होती हैं जो कि फॉरेन करेंसीज में इशू करती हैं, बल्कि कंपनी जो इशू करने वाली होती हैं वो इंडियन होती हैं। अब इसका कारण आप समझिए कि मान लेते हैं कि आप यूरोप में रहने वाले एक व्यक्ति हैं और आपके पास जो है काफ़ी सारे यूरोस हैं और आप जो है इंडियन मार्केट में निवेश करना चाहते हैं। आप उसका दर्द समझिएगा, क्योंकि उसको जो है पहले ये जो यूरोस है उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीज़ में फिर जो है वो निवेश करेगा, उसके बाद जो है 5 साल बाद जब ये रुपीज़ में जो उसको रिटर्न मिलेगा उसको वापस यूरोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कितना लॉन्ग प्रोसेस है। और वही नहीं, ये जो करेंसी एक्सचेंज रेट्स और बाकी सब जो आप देख रहे हैं कि यूरो के हिसाब से रुपीज़ की वैल्यू कितनी कम हो रही है, तो पूरा का पूरा जो फ़ायदा जो है उसको नहीं मिल पाता है ना। तो वहीं पे जो है आपको एफसीसीबी जो है काम आता है। अगर आप एक फॉरेनर हैं तो आप अपने खुद के करेंसी यानी कि डॉलर्स हो गए, यूरोस में हो गए, जो है निवेश करते हैं इंडियन कंपनीज़ में। और क्योंकि ये बॉन्ड होता है तो जो भी इंटरेस्ट रेट जो है कंपनी ऑफ़र करती है वो उसी सेम करेंसी में करती है, तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। वहीं पे ये भी ऑफ़र रहता है कि अगर आप बॉन्ड्स को चाहें तो आगे जाके इक्विटीज़ में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि कन्वर्टेबल वाला वर्ड यूज़ किया है। तो आगे जाके जब इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं वहाँ पे थोड़ा एक चैलेंज ज़रूर आता है कि जो इक्विटी में कन्वर्ट करने के बाद जो आपको डिविडेंड मिलता है वो, क्योंकि वो रुपीज़ में है, तो उस रुपीज़ में आए हुए जो डिविडेंड को डेफिनेटली उन्हें अगर अपनी खुद की करेंसी में चाहिए तो कन्वर्ट करना पड़ सकता है। बट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है एफसीसीबी, अगर आप एक फॉरेनर हैं तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो ये एक अच्छा तरीका है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर्स को। इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं? इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर्स होते हैं बेसिकली बॉन्ड्स होते हैं जो कि बेसिकली स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको रिटर्न देते हैं। ये काफ़ी कॉन्ट्ररी हो गया है ना, कि अपन लोगों ने हमेशा से सुना है कि इक्विटी जो होती है वो मार्केट के हिसाब से रिटर्न देती है और बॉन्ड्स और डेब्ट्स जो होते हैं वो मार्केट के हिसाब से नहीं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं ना। वहीं पे इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर्स जो होते हैं वो एक अलग ही खेल है ना। इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर्स में आपका जो पूरा का पूरा पैसा होता है वो इक्विटी में नहीं निवेश करते हैं, वो एक पार्ट ऑफ द मनी को यूज़ करते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन में, कि ये मेक श्योर करने में कि अगर इक्विटी में लॉस भी आ जाए तो भी आप प्रॉफिट में रहें, वो इंश्योर करने में। और जो बाकी का पैसा है वो उसे इक्विटी में लगाते हैं ताकि एक आपको अच्छा रिटर्न दे सके, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लोग डेप्ट से जो है इसलिए भी दूर भागते हैं कि रिटर्न जो है काफ़ी कम है इक्विटी के हिसाब से। तो यहाँ पे इन्होंने जो है कॉम्बिनेशन से बना दिया है इक्विटी लिंक डिबेंचर, कि जहाँ पे ये भी इंश्योर हो जाए कि जब से ज़्यादा जो लोगों का डर रहता है इक्विटी में निवेश करने से पहले, वो यही रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैसे डूब जाए, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने जो पार्ट ऑफ द मनी को जो है ऐसी जगह पे निवेश किया जिससे कि कैपिटल प्रोटेक्ट हो सके, तो उससे जो है उन्होंने वो डर ख़त्म कर दिया। और फिर हमें जो है अपसाइड ही अकेले दिखाई देता है कि चलो ठीक है, हमारा जो बाकी का जो पैसा हुआ है वो इक्विटी में निवेश है, तो हमें जो है नॉर्मल जो डेप्ट से थोड़ा अच्छा रिटर्न जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं कमोडिटी लिंक्ड डिबेंचर्स के। बिल्कुल आपके इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर जैसा ही काम करता है ये, खाली ये फ़र्क है कि यहाँ पे जो है कमोडिटीज़ में जो है उसके प्राइसेस के हिसाब से ये लिंक्ड होते हैं, भले वो गोल्ड हो या सिल्वर हो। इसमें भी सेम फंडा है, पूरा का पूरा पैसा कमोडिटीज़ में नहीं लगाया जाता, कि आधा पैसा जो है आपने कैपिटल प्रोटेक्शन में लगा दिया, ये मेक श्योर करने में कि आपका पैसा अगर डूब भी रहा है तो यहाँ पे जो है रिकवरी हो जाए उसकी। दूसरा जो बाकी पैसा है उसको उन्होंने लगा दिया कमोडिटीज़ में, जिससे कि अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकें। नेक्स्ट दोस्तों आता है मॉर्गेज और एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़, कि आपको पता है कि जो भी कैश फ्लोज होते हैं जैसे होम लोन्स हो गया, क्रेडिट कार्ड ड्यूज हो गया, तो ये सारे जो होते हैं ये आपके मॉर्गेज एसेट बेस्ड सिक्योरिटीज़ में आते हैं। इससे बेसिकली फ़ायदा होता है लेंडर्स को कि उनके जो इलिक्विड पड़े हुए एसेट्स हैं उसको ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ में जो है कन्वर्ट कर पाते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट को समझते हैं। सिक्योरिटीज़ मार्केट में दोस्तों दो लोग हैं, एक हो गया आपका प्राइमरी मार्केट, दूसरा हो गया सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे कोई भी नया शेयर जो होता है पहली बार इशू होता है। इशू कौन करता है?
कोई ना कोई जो है कंपनी जो है वो इशू करती है इन्वेस्टर्स को। और क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा होता है तो उसको जो है हम लोग कई बार आईपीओ भी कहते हैं, अगर वो दूसरी बार होता है तो उसको एफपीओ कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को जो है हम लोग समझेंगे। एक पब्लिक इशू भी होता है, क्यूआईपी भी होता है। हम प्राइमरी मार्केट को जो है आगे डिटेल में समझने वाले हैं आने वाली स्लाइड्स में। अभी के लिए बस आपको ये समझना है, जहाँ कहीं भी अगर कंपनी और इन्वेस्टर इन्वॉल्व हो तो वो जो है वो प्राइमरी मार्केट होता है। वहीं पे एक बार मान लेते हैं शेयर्स जो है मार्केट में आ जाएं, अब शेयर्स मार्केट में आ चुके हैं, अब उसके बाद तो कंपनी का कोई रोल बचा नहीं है ना। तो अब ये जो शेयर्स है वो एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को जो है बेचना चाहता है, क्योंकि वो हो सकता है कि उसने जो है उस शेयर्स में कुछ हाल देखा और वो प्रॉफिट बुक करना चाहे। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेकेंडरी मार्केट में होती हैं। इसमें आपको बस ये समझना है, यहाँ पे कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो है आप एक इन्वेस्टर हो, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, और हम दोनों जो हैं ट्रेड कर रहे होते हैं ताकि हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है मिल सके। जो कि हम लोग ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है उसको भी हम लोग आगे आने वाले स्लाइड्स में डिटेल में समझने वाले हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं प्राइमरी मार्केट को। प्राइमरी मार्केट में सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि पब्लिक इशू क्या होता है। पब्लिक इशू होता है जहाँ पे कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को जो है जनरल पब्लिक के साथ जो है बांटती है। इसका मतलब कोई भी जो है एलिजिबल है, जिसके पास पैसा है वो जाए और जो है उस कंपनी के जो है शेयर्स में जो है इन्वेस्ट करे। और इससे कंपनी का ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो भी फंड्स हमें मिल रहे हैं एक दो लोगों से ना मिले, बड़े प्लेयर से ना मिले, बट कि जनरल पब्लिक में से जो है ये अमाउंट जो है अगर हमें मिले, जिसे हम लोग रिटेल पार्टिसिपेंट्स भी कहते हैं, तो हमें कंपनी में भी थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है कि जो डिसीजन मेकिंग होता है वो एक दो लोगों के अंदर जो है कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है हमें फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग समझते हैं यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को आप समझिए कि जब भी कोई कंपनी पहली बार जो है सेल कर रही होती है अपनी शेयर्स को पब्लिक में, तो उसे हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इससे जो है दोस्तों कई सारे फ़ायदे होते हैं। इससे आप समझिए कि पहला तो ये फ़ायदा हो गया कि आपको जो है कैपिटल रेज़ करने का जो है मौका मिलता है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी एक्सपैंड हो रही है तो आपको भी पैसों की ज़रूरत है। और जब ये जो पैसे हैं आपको आते हैं तो उस पैसों को जो है आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शंस जो हैं आप कर सकते हैं, है ना। तो उसे हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। वहीं पे आप ये भी समझिए कि सेबी जो है कई सारे रूल्स और गाइडलाइंस रखती है ये मेक श्योर करने के कि एलिजिबिलिटी, डिस्क्लोजर और लिस्टिंग ऑफ आईपीओज। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी चाहे तो तुरंत जाके जो है पब्लिक हो जाए, नहीं, इसके लिए भी प्रोसेस होता है। काफ़ी सारी पार्टीज़ जो हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि अब हम आने वाले जो है स्लाइड्स में समझेंगे। तो बट अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होता है पहली बार जब कभी भी कंपनी जो है शेयर्स को पब्लिक लाती है तो उसको हम लोग आईपीओ कहते हैं। दूसरा होता है दोस्तों फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का मतलब ये होता है कि एक कंपनी ऑलरेडी जो है मार्केट में लिस्ट हो चुकी है, अब वो चाहती है कि और भी ज़्यादा शेयर्स को जो है पब्लिक में जो है इन्वेस्ट करे। इसके लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी जो एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर होगा उसको अपना पोजीशन जो है डाइल्यूट करना पड़ेगा, तभी तो वो और जो है शेयर्स जो है निकाल पाएगी पब्लिक में, है ना। तो ये कई बार ऐसा किया जाता है ताकि वो एडिशनल जो है फंड्स जो है कंपनी को जो है मिल सके और अपना जो पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो बढ़ा सके। इसके लिए जो है कंपनी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो है निकालती है, जिसमें भी जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका प्रोसेस सिंपल होता है दोस्तों, जैसे मैंने बताया बहुत सारी इंटरमीडियरीज होती हैं, ये लोग जो है मिलके इस पूरा प्रोसेस को जो है हैंडल करती हैं। इसमें मर्चेंट बैंकिंग्स आती हैं, आपके जो है अंडर राइटर्स आते हैं, ये लोग सब डिसाइड करते हैं कि किस प्राइस रेंज में जो है ये आईपीओ को लॉन्च किया जाए। और जब आईपीओ लॉन्च होता है तो एज एन इन्वेस्टर जो है उस प्राइस बैंड में जो है आप बिड करते हैं, और 2 से 3 दिन के बाद आपको जो है पता चल जाता है कि आपको जो है अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला, ना। तो सिंपल सा प्रोसेस है। नेक्स्ट दोस्तों इसके अलावा कंपनी क्या कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट में दोस्तों ये जो है इन्वेस्टर्स जो हैं उनको के पास जाती है डायरेक्टली, जो कि क्वालिफाइड जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास जाती है, ना कि पब्लिक के पास। उसमें रेगुलेशंस काफ़ी कम हो जाते हैं, और उस टाइप के इन्वेस्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स का मतलब आप समझिए, और प्रेफरेंशियल इशू का भी मतलब आप समझिए आगे वाले स्लाइड में। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस का मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि आपके जो बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये लोग जब शेयर्स खरीदते हैं ये हमारे और आपके जैसे 100-200 शेयर्स नहीं खरीदते, बल्कि बल्क में खरीदते हैं, है ना।
तो ये जो बल्क में जब ये लोग शेयर्स खरीदते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं किसी भी कंपनी के लिए कि हम लोग जो है इनसे फंड्स जो हैं रेज करें। बट सेबी ने भी इसमें कई सारे रूल्स जो हैं तय कर रखे हैं कि अगर आप एक कंपनी है तो ऐसा नहीं है कि आपने पूरा का पूरा फंड जो है QIP से ही रेज कर लिया, नहीं, इन्होंने अपने पूरे सेट गाइडलाइंस रखे हुए हैं कि इतना परसेंटेज ही आप जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से ले सकते हैं, बाकी का फंड आपको पब्लिक से लेना है। और ऐसा ये इसलिए भी करती है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो नॉर्मल पब्लिक है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी जो है शेयर मार्केट में आएँ और वो जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करें और कंपनी का भी ग्रोथ में जो है हिस्सेदारी ले, और वो अपना खुद भी ग्रोथ होता है ना उसमें कि जो इन्वेस्टर है उसको भी अच्छा रिटर्न कमाने का मौका मिलता है। तो ऐसा नहीं कि खाली जो अमीर व्यक्ति है वही अमीर होता जा रहा है, नहीं, बाकी सबके पास भी मौका है कि वो लोग आके निवेश करें, रिस्क लें और जो है पैसे कमाएं। दूसरा दोस्तों प्रेफरेंशियल इशू आपने कई बार सुना होगा कि ऐसा भी होता है कई बार कि मान लेते हैं एक कंपनी है, जब जो पब्लिक इशू हो रहा होता है उसका, तो उस समय वो कहती है कि दोस्तों अगर आप भी ऑलरेडी कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो आपको जो है हम शेयर जो है थोड़े और कम दाम में जो है दे देते हैं। तो ऐसा भी कई बार मैंने देखा है कि जब SBI का भी आया था या फिर जो, तो उस समय इन्होंने कहा था कि जितने भी लोग SBI के एम्प्लॉई हैं उनको जो है हम जो है थोड़े कम दाम में जो है ये शेयर्स को दे देंगे। तो वो क्या हो गया, वो प्रेफरेंशियल इशू हो गया। बट इसमें भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल है कि कितना कम में दे सकते हो, और उसमें जो सेबी और कंपनीज एक्ट के थ्रू जो है काफ़ी सारे रेगुलेशंस आते हैं कि मेक श्योर करने की ऐसा भी नहीं कि अनफेयर एडवांटेज दे रहे हो, आपकी बहुत ही कम प्राइस दे दिया। प्रॉपर डिस्क्लोजर होता है, लॉक इन पीरियड भी तय किए जाते हैं कि एक शेयर्स अगर आपने खरीदा है तो इसका मतलब एटलीस्ट आपको अगले 24 महीने के लिए जो है रखना पड़ेगा। इस तरह के कई सारे कंडीशंस आते हैं जब भी प्रेफरेंशियल इशू जो है वो आता है। तो नेक्स्ट दोस्तों हम लोग समझते हैं कि राइट्स और बोनस इशू क्या होता है। राइट्स का मतलब ये हो गया कि जितने भी एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको जो है मेल जाता है बोलने के लिए कि देखिए आप क्योंकि हमारे एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो ये लीजिए, अगर आपको चाहिए तो जो है हम जो शेयर्स हैं वो 10 रुपये कम दाम में जो है आपको दे सकते हैं, आपको लेना है तो लो। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन है कि आपको लेना है तो लो, ऐसा नहीं कि आपको बस राइट्स है तो आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं, आप क्योंकि एक एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो इसलिए हम आपको जो है थोड़े कम दाम में दे रहे हैं कि आपको लेना है तो लो, बस। नेक्स्ट दोस्तों आ गया बोनस इशू। बोनस इशू का क्या मतलब हुआ कि कंपनी के पास जो है बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम वो नहीं चाहती कि कंपनी की जो शेयर का जो है प्राइस बढ़ाए, तो वो क्या करती है, वो जो है अपने एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स के साथ जो है बोनस इशू कर देती है कि भाई आपके पास जो है कल तक 2 शेयर था, ये लो एक और शेयर पकड़ो। जब भी बोनस इशू होता है वो एक रेशियो में होता है 1:2। 1:2 का मतलब ये हुआ कि हर 2 शेयर जो आपके पास हैं उसके बदले में हम एक और एडिशनल शेयर जो है आपको देंगे। 2:5 3 भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि अगर आपके पास 3 शेयर्स हैं तो ये लीजिए आप पकड़ लीजिए 2 और शेयर्स, तो टोटल आपके पास 5 शेयर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ऑनशोर और ऑफशोर ऑफरिंग को हम समझते हैं। ऑनशोर ऑफरिंग का मतलब ये होता है कि जब भी कंपनी जो है मनी इंडिया में रेज करती है तो उसे ऑनशोर ऑफरिंग कहेंगे। अगर कंपनी जो है बाहर जो है पैसा रेज करना चाहती है इंडिया के बाहर तो उसे हम लोग ऑफशोर ऑफरिंग कहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग ऑफ़र फॉर सेल को समझते हैं कि ऑफ़र फॉर सेल क्या होता है। जब कोई एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स को सेल ऑफ करना चाहते हैं पब्लिक में तो उसे ऑफ़र फॉर सेल कहेंगे। इसका एक एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं, जब अभी मोदी सरकार आने के बाद कई बार गवर्नमेंट ने जो अपने जो स्टेक्स हैं उसे कम किया। वो कहीं ना कहीं ये ऐसा बनना चाहते हैं कि वो रेगुलेटर बनना चाहते हैं, ना कि इन्वेस्टर डायरेक्टली। तो उन्होंने अपने जो स्टेक्स हैं वो कई सारी कंपनीज़ में जो है कम किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक जो है उसमें पैसा निवेश करे, वो जो है अपना इन्वेस्टमेंट उसमें से कम कर रही है। तो इस तरह से जब वो अपना इन्वेस्टमेंट जो कम करती है तो होता क्या है कि ये जो पूरा का पूरा जो निवेश किया हुआ जो अमाउंट है वो उनको मिल जाता है, वो जाके बाकी जगह यूज़ कर सकें। वहीं पे पब्लिक को मौका मिल जाता है कि ये जो शेयर जो उन्होंने डिसइन्वेस्ट किए हैं उसमें वो लोग जो है इन्वेस्ट करें। बट ये पूरे जो प्रोसेस में कंपनी को कोई जो है फ़ायदा या घाटा नहीं होता है। बेसिकली एक्सचेंज हो रहा होता है कि एक शेयर होल्डर जो है अपना पोजीशन मान लेते हैं प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहता है, तो वो जो है शेयर होल्डर्स जो बाकी लोग हैं वो चाहे तो इस शेयर्स में जो है इन्वेस्ट करके अपना पोजीशन बढ़ा सकते हैं कंपनी में, है ना। तो ऑफर फॉर सेल होता है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग समझते हैं सेकेंडरी मार्केट को। अभी सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। सेकेंडरी मार्केट में एक तो हो गया आपका ओवर द काउंटर मार्केट होता है,
ओवर द काउंटर मार्केट जो होते हैं प्राइवेट डील्स होते हैं, जो कि एक बायर और सेलर के बीच में होते हैं, जो कि एक फॉर्मल एक्सचेंज के बाहर होते हैं, जिसमें कि टर्म्स जो होते हैं वो सारे के सारे ये लोग आपस में ही नेगोशिएट करते हैं और सेटलमेंट भी जो है आपस में ही देखते हैं। अब जो बहुत सारे बड़े हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वो इस तरह के काम करते हैं, जहाँ पे ओवर द काउंटर जो होता है एग्रीमेंट हो जाता है और वो लोग जो है पैसा बांटते हैं, शेयर्स ले लेते हैं। बट हम और आप जैसे लोग जो होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं कि हम लोग ट्रेड मार्केट में जाते हैं, ट्रेडिंग करने के बाद हम लोग जो है एक्सचेंज के थ्रू इस तरह के ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो वो हो गया दूसरा वाला, जिसे हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट कहते हैं, जिसमें हम भले ही कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ज़रोदा का यूज़ कर रहे हो, एंजल ब्रोकिंग यूज़ कर रहे हो, तो हम लोग बेसिकली स्टॉक जो है खरीदने बेचने का काम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज थ्रू करते हैं। वहाँ पे एक सेटलमेंट का प्रोसीजर होता है जो कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है मैनेज करता है। वो एक मिडिल पर्सन रहता है, ये मेक श्योर करता है कि अगर मान लेते हैं आपने शेयर्स को बेचा है तो आपको जो है जितना पैसा मिलना चाहिए था वो आपको मिले, और जिसने खरीदा है उसको जो शेयर्स है वो टाइम पे मिल जाए। ये पूरा काम जो होता है रेगुलेटेड होता है। उसके लिए जो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी जो है ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है, जो कि क्लियरिंग और सेटलमेंट का काम करती है। दूसरा दोस्तों ट्रेडिंग, आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग का तो मैंने मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सिक्योरिटीज़ होते हैं उसको बाय और सेल करने का जो काम होता है उसे ट्रेडिंग कहते हैं। और इंडिया में आप सभी जानते हैं कि जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली किए जाते हैं। और इसमें भी आप देखते हैं कि आपको नहीं पता होता है कि आपके शेयर्स खरीद कौन रहा है। आप बेसिकली केवल जो है सेलिंग का काम कर रहे होते हैं और बाइंग जो है साइमल्टेनियसली होती रहती है। ये पूरा का पूरा जो होता है सिस्टम कंट्रोल करता है, वो मैचिंग करता है कि टाइम के बेसिस में कि अच्छा 5 शेयर्स बेच रहा है एक आदमी, ओके 5 शेयर्स खरीदने के लिए रेडी है, इन दोनों को मैच कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है पूरा ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म जो होता है वो तैयार होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग समझते हैं क्लियरिंग सेटलमेंट क्या होता है। जब भी मान लेते हैं एक ट्रेड कंप्लीट हुआ, ट्रेड कंप्लीट होने का क्या मतलब होता है कि शपथ लेना, आप पकड़ लीजिए कि हमने जो है 5 शेयर जो है बेचने थे, हमने बोला कि हाँ हम रेडी हैं करके हमने बटन प्रेस किया और वहाँ पे एक बंदा था जिसने कि ये 5 शेयर लेने हैं करके उसने जो है सेल का जो है सेलेक्ट किया, तो उसने भी अपना जो काम है वो कर लिया। इसका मतलब उन्होंने जो है ऑर्डर प्लेस कर लिया। बट ऑर्डर प्लेस करना के लिए काफ़ी नहीं है ना, उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो सिक्योरिटीज़ जो हमने खरीदे हैं वो हमारे डीमैट अकाउंट में आने चाहिए। वहीं पे जिस बंदे ने जो है ये जो सिक्योरिटीज़ को बेचे हैं उसके पास वो जो पैसा आना चाहिए। ये जो पूरा जो काम होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि आइडेंटिफाई करना कि किसके पास क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या ओव करता है, उसे आइडेंटिफाई करने को हम लोग क्लियरिंग करते हैं। दूसरा होता है सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब हो गया कि शेयर्स को जहाँ जाना है वो वहाँ पहुँचाना और पैसे जहाँ जाने हैं वहाँ पैसा पहुँचाना, उसे हम लोग सेटलमेंट कहते हैं। तो ये जो क्लियरिंग और सेटलमेंट का जो काम होता है वो नॉर्मली क्लियरिंग हाउसेस जो है वो देखती हैं। तो जितने भी दोस्तों जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक्सचेंजेस के थ्रू ही करना ज़्यादा अच्छा रहता है, सेफ रहता है, बहुत सारे रिस्क भी जो है उससे बचते हैं। वही दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट, कि जब भी हम लोग ओवर द काउंटर ट्रेड करते हैं तो हमें नहीं पता कि पार्टी जो है सामने वाली जो है मुकर जाए। मान लेते हैं कि शेयर्स के जो है पेपर्स तो आ गए हमारे पास, बट जो है पैसे नहीं आए हैं ना, तो ओवर द काउंटर में हमेशा इस तरह का रिस्क रहता है। बट जब भी हम जो है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स के थ्रू जो है जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा जो है डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आएगा कि हमारा शेयर बिका और हमारे पास पैसे ही नहीं आए। तो ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो क्लियरिंग हाउस जो है ले लेती है, कि वो जो है मेक श्योर करती है कि आपको जो आपके पैसे हैं वो टाइम से आ जाए। और यही नहीं बल्कि एक्सचेंज ट्रेड में आपने कई बार देखा होगा, जब भी कोई शेयर्स का जो प्राइस है वो भारी मात्रा से जब ऊपर या नीचे जाता है तो बहुत सारे कंट्रोल मेशर्स जो है एक्सचेंजेस जो है प्लेस करती हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि जो है किसी का बड़ा लॉस ना हो, है ना, कि 5% 10% का अप और डाउन का जो है सर्किट रहता है, कि अगर वो बीट हो जाए तो फिर वो जो है ट्रेडिंग उस दिन के लिए ख़त्म कर देती है, ये मैं इंश्योर करने के लिए कि किसी भी इन्वेस्टर का जो है बिग लॉस ना हो, है ना। तो ये सेबी हो गई, ये सारी चीज़ें कर क्या रही हैं। मैं बेसिकली सेबी के सेमिनार में भी गया था हालांकि, तो उनका भी मेरे वहाँ से के लोगों से जब बात हुई तो मुझे ये समझ में आया कि भाई जो सेबी है वो जो है कंपनीज़ के लिए नहीं बैठी है, बल्कि हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए जो है बैठी है। वो मेक श्योर करना चाहती हैं वहाँ पे कि जो भी लोग निवेश कर रहे हो पूरे पक्का आइडिया के साथ जो है निवेश कर रहे हों। ये बहुत सारा पैसा जो है सेबी जो है निवेश करती है, ताकि लोगों में जो है वो अवेयरनेस जो है क्रिएट हो इन्वेस्टमेंट के प्रति, है ना। तो वो आप लोग और हमारे लिए जो है काम कर रही है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि मार्केट में जो है निवेश करने आते हैं उनके साथ जो है कोई फ्रॉड ना हो, है ना। तो वो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है।
नेक्स्ट दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं मार्केट इंटरमीडियरीज़ को, है ना। इन सब के साथ हमने काम किया होगा, बट ये है कि हमने उनका नाम नहीं पता, है ना। एक तो हो गया स्टॉक एक्सचेंज। आप सभी जानते हैं जो भी प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसमें ऑप्शन क्या आता है, एनएससी का आता है, बीएससी का आता है ना, जहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉनिकली और एनोनिमस रूप से जो है ट्रेडिंग होती है। एनोनिमस का मतलब ये होगा कि हमें नहीं पता कि भाई सामने कौन है जो बंदा जो हमारे शेयर्स खरीद रहा है। हम तो बस जो है ऑर्डर डालते हैं और हमारे शेयर जो है बिक जाते हैं ना। तो ये जो पूरा काम जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू होता है। नेक्स्ट हो गया आपका डिपॉजिटरीज। आपने देखा होगा जब भी आपको डीमैट अकाउंट खोलने जाना होगा आपने, या फिर एनएसडीएल या फिर सीएसडीएल के साथ खोला होगा, है ना। तो ये जो एनएसडीएल और सीएसडीएल जो होती हैं वो डिपॉजिटरीज होती हैं जिन्होंने अपने को जो है रजिस्टर कर रखा है। और ये बेसिकली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनसे हम जो है डायरेक्टली मिल के आते हैं। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, वो डिपॉजिटरीज के एजेंट्स होते हैं जो कि हमें मदद करते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने में, और जो शेयर्स होते हैं उसको सेल और बाय करने में हमें मदद करने वाले लोग होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। बैंक्स भी हो सकते हैं, ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल फर्म्स भी हो सकते हैं, ये सारे जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहलाते हैं। हमारा जो है एक सीरीज़ है NISM सीरीज़ 6 जो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के ऊपर है। अगर आप भी जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कंपनीज़ में जो है काम करना चाहते हैं तो वो वाला कोर्स डेफिनेटली कीजिएगा। NISM सीरीज़ 6 की जो है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो डीमैट अकाउंट हैंडलिंग के बारे में आपके पास पूरा नॉलेज होगा। और अगर आप बैंकिंग प्रोफेशनल है तो डेफिनेटली मुझे लगता है NISM सीरीज 6 आपको कर लेना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग मेंबर्स और स्टॉक मेंबर्स की। ट्रेडिंग मेंबर्स और स्टॉक मेंबर्स का ब्रोकर्स कौन होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ज़ेरोधा हो गया, ये सारे जो है स्टॉक ब्रोकर्स हैं। इन्होंने सभी ने जो है स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपने आप को रजिस्टर कर रखा है और इनकी सर्विस के माध्यम से हम लोग बेसिकली जो होता है ये सारे के सारे जो भी बाय और सेल का जो एक्टिविटी होता है वो हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं, है ना। जो ब्रोकर्स जो होते हैं उसको उसके लिए कमीशन भी मिलता है। आपको भी पता है कि गाइड हो गया तो इन लोग सबको जो है कुछ ना कुछ कमीशन मिल रहा होगा, तभी तो ये लोग जो है ये वाला एक्टिविटी कर रहे हैं ना। तो ये जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को क्रिएट करने वाली जो कंपनीज होती हैं उसका हमको जो है स्टॉक ब्रोकर्स जो है कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सब ब्रोकर्स होते हैं। अब जो है जो नॉर्मल स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वही सब जगह तो जा नहीं सकते हैं ना। तो इन्होंने क्या है सब जगह अलग अलग ऑफिसेस खोल रखे हैं सब ब्रोकर्स के। जैसे कि जो विलेज हो गया या टायर 2-3 सिटीज़ हो गए उनके पास भी जो है लोग डायरेक्टली जो है सामने सामने जाके अपना ट्रेड जो है एक्सिक्यूट करा सके। तो ये सब ब्रोकर क्या करते हैं, जो भी ऑर्डर्स आते हैं उसको जो है वो ब्रोकर्स को बांट देते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बांटते हैं, मेल थ्रू नहीं। और उससे जो है उनका जो है ट्रेड जो है एक्सिक्यूट हो जाता है। तो वहाँ पे सब ब्रोकर्स का रोल आता है। वहीं पे ऑथराइज पर्सन का रोल होता है कि इसको जो है कोई ना कोई ब्रोकर जो है अपने एजेंट के थ्रू जो है नियुक्त करता है। और इनका जो है एक स्पेशल अप्रूवल भी होता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। इनका मेन काम केवल ये होता है कि जो भी ब्रोकर की जो सर्विसेज हैं वो बाकी सभी जगह जगह तक पहुंचाना। तो इवन विलेज एरियाज में भी जो है ये ऑथराइज पर्सनस को जो है नियुक्त करते हैं ताकि वहाँ पे लोगों के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की भावना बढ़े और वो लोग जो है उनका जो प्लेटफॉर्म है उसे यूज़ करके ट्रेड करें। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कस्टोडियन की। कस्टोडियन क्या होता है, कस्टोडियन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि मेक श्योर करता है कि आपके जो भी सिक्योरिटीज़ हैं और जो भी वैल्यूबल्स हैं उसे जो है सिक्योर रख सके। वो बेसिकली इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेशंस या इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है काम कर सकता है। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे वहाँ पे जो सोसाइटी होती है हाउसिंग की, तो वहाँ पे एक सचिव होता है जो कि बेसिकली सारे के सारे जो भी हमारे फ्लैट के मेंबर्स हैं उन लोग सब जब भी पैसा देते हैं तो सारा का सारा पैसा वो संभाल के रखते हैं। और कागजात जो हो गए वो सारे भी वही संभाल के रखते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, वो कस्टोडियन है। वही रोल जो फाइनेंशियल मार्केट में आता है वही कस्टोडियन करता है। कस्टोडियन जो होता है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है सारे सिक्योरिटीज़ की, कैश की, जो भी ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल हो या कॉरपोरेशन हो या इंस्टीट्यूशंस की। और मेक श्योर करता है कि सब कुछ बढ़िया तरीके से सेफ कीप किया जाए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सब का जो है प्रॉपर रिपोर्टिंग किया जाए। इसके लिए जो है कस्टोडियंस जो है बड़ी कंपनीज नियुक्त करती हैं। नेक्स्ट दोस्तों आता है क्लियरिंग कॉरपोरेशंस। क्लियरिंग कॉरपोरेशंस का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो है ये काम करती हैं क्लियरिंग और सेटलमेंट का। ये मेक श्योर करती हैं गारंटीड रूप से कि जिसको जो शेयर मिलना चाहिए वो मिले टाइम से, जिसको जो पैसा मिलना चाहिए वो टाइम से मिले। और इस तरह से जो है वो एक लीगल काउंटर पार्टी का भी रोल प्ले करती है बायर और सेलर के लिए। क्योंकि जब आप कुछ चीज़ सेल करते हो तो आपको तो पता भी नहीं है कि किसने खरीदा, है ना। तो आपके लिए लीगल काउंटर पार्टी कौन हुई, जो बायर है वो तो डेफिनेटली नहीं होगी, आपने तो उसे देखा ही नहीं है ना। और आपके लिए लीगल पार्टी हुई क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। वो मेक श्योर करती है कि भाई ये जो है चीज़ प्रॉपर तरीके से हो और स्मूथली जो है आपके पैसे जो आने थे वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाए।
नेक्स्ट दोस्तों इसके लिए जो है क्लियरिंग बैंक्स होती हैं, जो क्लियरिंग मेंबर्स जो होते हैं उनके साथ काम करती हैं क्लियरिंग बैंक्स, और वो ही मेक श्योर करती हैं ये जो फंड ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ऑफ कोर्स दो चीज़ें हैं ना कि क्लियरिंग एंड सेटलमेंट में एक तो आपके शेयर जो है टाइम से जो है डीमैट अकाउंट में जाने चाहिए, दूसरा होता है फंड्स की ट्रांसफ़र। अब फंड्स के ट्रांसफ़र के लिए डेफिनेटली उनको किसी न किसी बैंक के साथ टाई अप करना पड़ता है, तो क्लियरिंग बैंक जो होता है उसमें मदद करती है, वो मेक श्योर करती है कि टाइम से जो है लोगों के बैंक में उनका जो अकाउंट का जो अमाउंट जो क्रेडिट होना चाहिए, जो डेबिट होना चाहिए, वो सब जो है टाइम से हो। नेक्स्ट दोस्तों आता है मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर जो है स्पेशली आईपीओ के केस में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी अभी कोई कंपनी को जो है मान लेते हैं पैसे जो है रेस करने हैं मार्केट में, तो वो जो है आईपीओ रेस करती है। तो मर्चेंट बैंकर्स के साथ जो है सबसे पहले ये लोग टाई अप करते हैं, और वो जो मर्चेंट बैंकर होता है वो जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो डिसाइड करता है किस तरह से हम लोग प्राइसिंग रखेंगे, किस तरह से हम बाकी सारे एजेंसीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, और वो जो है बेसिकली मेन पर्सन होता है जब भी कोई आईपीओ रेस होता है। इसीलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मर्चेंट बैंकर हो वो सेबी से रजिस्टर्ड हो, और वो एक इशू मैनेजर की तरह काम करता है आईपीओ के केस में। आईपीओ से रिलेटेड ही एक और रोल है अंडर राइटर का। अब अंडर राइटर क्या करता है कि मान लेते हैं आपने एक कंपनी चालू की और आपके पास जो है 1000 शेयर्स हैं जो कि आप बेचना चाहते हैं, जिसमें कि मान लेते हैं जब आपने आईपीओ रेस किया केवल 500 ही शेयर बिक पाए, बाकी के जो 500 हैं वो कौन खरीदेगा, है ना। वहाँ पे रोल आता है अंडर राइटर का। अंडर राइटर बेसिकली गारंटी लेता है इस बात की कि भाई मान लेते हैं कि आपने आईपीओ रेस किया और आप सारे के सारे शेयर्स नहीं बेच पाए, तो हम आपके जो शेयर्स हैं वो खरीद लेंगे, है ना। तो वो अंडर राइटर कहलाते हैं। तो इस मतलब ये हुआ कि जो है एक बंदा जो गारंटी लेने के लिए रेडी है आईपीओ के टाइम पे कि भाई अगर मान लेते हैं कि सेल जिस तरह से हमने सोचा उस तरह से ना हो, तो हम जो है बाकी का जो है अमाउंट जो है ले लेंगे। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक है हार्ड अंडर राइटिंग, इसका मतलब होता है वो फुल कमिटमेंट लेता है कि जितने भी जो बचे हैं वो पूरा का पूरा जो है हम लेंगे। दूसरा होता है सॉफ्ट अंडर राइटिंग, जो कि कंडीशंस के साथ आता है कि हम जो है 30% तक का जो अमाउंट है वो शायद जो शेयर्स हैं वो हम लोग चाहे तो ले लेंगे करके, है ना। तो एक सॉफ्टवेयर टोन होता है एग्रीमेंट का, एक हार्ड टोन होता है ना, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम समझते हैं इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। मान लेते हैं कि आप फॉरेन में रहते हैं, एक ओवरसीज इन्वेस्टर है, और आपको जो है इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए जो है आप डायरेक्टली जो एक रिटेल इन्वेस्टर की तरह तो नहीं इन्वेस्ट कर सकते। उसके लिए आपको एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तरह सेबी के साथ रजिस्टर होना पड़ता है, ताकि आप जो है स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, या अदर फाइनेंशियल एसेट्स में जो है इन्वेस्ट कर सकें। एक तरफ से हमारे इंडिया के लिए भी ये फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि हमें जो फॉरेन करेंसी डॉलर रिजर्व्स हो गए या यूरो रिजर्व्स हो गए उसको बढ़ाने का मौका इससे मिलता है। दूसरा होता है पी नोट पार्टिसिपेंट। पी नोट पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो बेसिकली एफपीआई से जो है रजिस्टर्ड होते हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से रजिस्टर्ड होते हैं, ना कि सेबी से। अब इनका उद्देश्य ये रहता है कि लोग इंडियन मार्केट में निवेश तो करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो सेबी के साथ जाके रजिस्टर होने का हैसल सब नहीं लेना चाहते, तो उन्हें जो है हम लोग पी नोट पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। ये बेसिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट जो है करते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है आप सभी जानते हैं कि हम लोग सभी जो अपना पैसा है वो निवेश करते हैं। एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, वो जो फंड मैनेज करता है वो डिसाइड करता है कि कहाँ कहाँ आपके जो है पैसों को निवेश करें, और उसके बाद जो है ये पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो निवेश किया जाता है। ठीक उसी तरह से दोस्तों इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज आप सभी को पता है ऑलरेडी कि एलआईसी हो गई, जो आपका ये एचडीएफसी लाइफ हो गया, है ना। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली आप अपने जो है पैसे निवेश करते हैं, आप सभी जो है कोई ना कोई टाइप का रिस्क कैरी कर रहे होते हैं। मान लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो हम सभी को पता है कि किसी न किसी दिन जो है हमारी मृत्यु निश्चित है, तो हम लोग जो है पैसे निवेश करते हैं, और हम सोचते हैं जिस दिन भी किसी की मृत्यु हो उस समय जो है वो पैसे जो 1 करोड़ है 2 करोड़ जो भी अमाउंट है वो उनको जो है मिले, है ना। तो इसके लिए जो भी पैसे हम लोग इंश्योरेंस कंपनीज़ को जो है निवेश करते हैं, वो कंपनीज़ को जो है वो बॉन्ड्स और शेयर मार्केट सब में डालती है, ताकि जो है एक अच्छा रिटर्न भी उसको मिल सके, ताकि वो अब जो अपना ऑब्लिगेशन होता है उसके ऊपर कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हादसा हो जाए तो वो पैसा जो है उसे दे पाए, है ना। उसके अलावा पेंशन फंड्स होते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि एक नियमित रूप से पेंशन फंड्स में जो है इन्वेस्ट करते हैं, ताकि रिटायरमेंट के टाइम वहाँ पे जो है एक रेगुलर इनकम उनको आ सके। अब वो बात अलग है कि वो जो रेगुलर इनकम आएगी वो उस समय के मार्केट के हिसाब से क्या वैल्यूबल होगी कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेंशन में आपने देखा होगा आज भी जो है हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं घर पे उनको 1000-2000 रुपये की जो है पेंशन आती है, बट क्या वो पर्याप्त है, वो एक सवाल है ना अपने आप में आपको
आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा पेंशन फंड के बारे में, है ना। नेक्स्ट हो गया दोस्तों वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल लिस्ट क्या करता है, वो बेसिकली इन्वेस्ट करता है किसी भी स्टार्टअप्स में या किसी भी स्मॉल बिजनेसेस में जहाँ पे उसको ग्रोथ पोटेंशियल दिखे। अब इसमें जब भी उसको पैसे निवेश करने होते हैं उसको भी पैसे चाहिए ना, या तो फिर वो खुद के पैसे लगाएगा, नहीं तो फिर आप जैसे इन्वेस्टर्स जो हैं वो वेंचर कैपिटल फंड्स में जो है निवेश कर सकते हैं। जब भी वेंचर कैपिटल फंड्स में जो आप पैसे निवेश करते हैं तो वो जो पैसों को जो है ये बड़ी जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं उसको बड़ा होने का वेट करने में जो है लगाती हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है रिटर्न्स की भी संभावना है, बहुत सारा रिस्क भी उसमें होता है। क्योंकि जब भी आप देखेंगे किसी भी कंपनी का ग्रोथ, कोई कंपनी जब छोटी होती है और जब वो बड़ी होती है तो परसेंटेज के मायने में देखेंगे तो आपको काफ़ी ग्रोथ मिलता है। वहीं पे जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी है उसका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा लिमिट हो जाता है ना। तो इसलिए वेंचर कैपिटल फंड एक अच्छा ऑप्शन है जो कि रिस्क लेना चाहता है उसके लिए। तो हम लोग समझते हैं अब कि प्राइवेट इक्विटी फर्म्स क्या होता है। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स क्या करती हैं कि मान लेते हैं कि कोई कंपनी है जहाँ पे जो है बहुत सारा नुकसान चल रहा है और जो शेयर्स के जो है दाम काफ़ी कम है, तो उस समय जो है वो कंपनी में जो है अपना पोजीशन बनाती है और वो जो है वहाँ पे जाने के बाद जब एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाती है तो वो जो है वहाँ पे डिसीजंस लेती है जिससे कि कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग हो सके। और जब भी कंपनी का जो है परफॉर्मेंस वापस से जो है नॉर्मल होने लगता है तो उस समय जो है अपना एक्सिट लेती है और जो है अपना प्रॉफिट बुक करती है ना। नेक्स्ट होता है दोस्तों हेज फंड्स। हेज फंड्स जो होते हैं वो हाई रिस्क फंड्स होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं मार्केट्स और स्ट्रैटेजीज़ में। इनका मेन उद्देश्य होता है सबसे ज़्यादा जो है रिटर्न्स कमा सके। वो ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं होती हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स जो है यूज़ करती हैं। वो टेक्निक क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। मुझे तो लगता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो है उसे आप जो है जी लगा के समझेंगे तो समझ में आ ही जाता है। तो उसे भी हम लोग जो है आज समझने वाले हैं। और ये बेसिकली जो है एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के लिए कहा गया है। जो कोई नया है वो जो है डेफिनेटली हेज फंड में निवेश ना करे। नेक्स्ट दोस्तों आता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस की कैटेगरीज में नहीं आते हैं, उसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने REIT का नाम सुना होगा जो कि रियल एस्टेट्स में इन्वेस्ट करती है। इसमें क्या करते हैं कि जो रियल एस्टेट कंपनीज है उन्होंने REIT फंड खोल रखा है। आप जो है उसमें जब निवेश करेंगे तो उस पैसों से जो है वो कंपनी जो है कमर्शियल स्पेस बनाएगी या फिर रेसिडेंशियल स्पेस बनाएगी और जो भी प्रॉफिट रहता है उस पार्ट जो प्रॉफिट का जो हिस्सा है आपको भी जो है मिलता है ना। तो ये प्राइवेटली पूल्ड होते हैं और ये भी जो है रेगुलेट किए जाते हैं सेबी के थ्रू, उनके स्पेशल रूल्स से। वहीं पे नेक्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो है आप भी बन सकते हैं। NISM 10A 10B का जो है कोर्स होता है। इस पूरे कोर्स का जितना भी चैप्टर एक्सप्लेनेशन है और जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है हम लोगों ने बना रखी है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का बेसिक काम यह होता है कि वो जो है इन्वेस्टर को बताए कि कहाँ वो अपने पैसे निवेश करें, है ना। वो बेसिकली गोल्स को जो है एसेस करता है, रिस्क टॉलरेंस देखता है उस बंदे का, और जो है टाइम होराइजन वो कितना निवेश कर सकता है वो देखता है। उसके हिसाब से वो जो है इन्वेस्टमेंट बताता है कि कहाँ पे उसे पैसे निवेश करने चाहिए। आखिरी में आते हैं रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि हम और आप, जो कि बेसिकली स्टॉक्स में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। वहीं पे इसका भी मेन रीज़न ये नहीं होता है कि हम निवेश कर रहे हैं क्योंकि हम डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए निवेश करते हैं ताकि हमें कुछ बेनिफिट मिल सके, है ना। हम भी रिटर्न्स जो है कमाना चाहते हैं। तो उसी तरह से जो है रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। वहीं पे HNI और NRI भी आप काफ़ी बार सुनेंगे, क्योंकि HNI का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और NRI होता है नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस। ये लोग जो है इसलिए भी ज़्यादा आप सुनेंगे क्योंकि ये मेजॉरिटी सम लार्ज सम में जो है ये पैसों को निवेश करते हैं। वहीं पे हम जब 200-300 शेयर्स की बात करते हैं, 2000-3000 शेयर्स जो होते हैं वो खरीद रहे होते हैं, है ना। तो इसलिए इनका नाम आप काफ़ी सुनेंगे। कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो इनके लिए लागू होते हैं, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में जो है समझेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम समझते हैं कौन कौन से टाइप के ट्रांसैक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कैश, टर्म और स्पॉट ट्रेड क्या होता है। कैश ट्रेड मतलब T+0। जैसे कि हम मान लेते हैं कि अगर किसी ग्रॉसरी शॉप में जाके हमने जो है सब्जी खरीदी और हमें जो है उसको पैसे तुरंत के तुरंत देने पड़ते हैं, तो कमोडिटी लिया और हमने जो है पैसे दिए, तो वो T+0 कहलाता है, कैश ट्रेड कहते हैं। दूसरा होता है टर्म ट्रेड, जो कि करेंसी ट्रेड्स में आप देखेंगे कि सेटलमेंट जो है उसी दिन नहीं होता, T+1 एक दिन बाद होता है। नेक्स्ट होता है स्पॉट ट्रेड, जो कि आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे कि सिक्योरिटीज़ जो है आपकी डीमैट अकाउंट में 2 दिन के बाद ही आती हैं, तो T+2 डेज वाला जो है लॉजिक लगता है स्पॉट ट्रेड्स। नेक्स्ट दोस्तों हम समझते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक प्राइवेट एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के बीच में कि फ्यूचर डेट में हम एक कमोडिटी को इस प्राइस में जो है खरीदेंगे या बेचेंगे। इससे क्या होता है, दोनों पार्टीज़ जो होती हैं अपने रिस्क को जो है बचा रही होती हैं। ये पूरी तरह से कस्टमाइज होता है, ओवर द काउंटर होता है, एक्सचेंज के बाहर होता है, इसलिए उसे हम लोग फॉरवर्ड
कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि आप एक फार्मर हैं और आप जो हैं राइस जो है बेचना चाहते हैं, और आपने जो है राइस का प्राइस बता रखा है 100 केजी। अब कई बार ऐसा कंडीशन आता है कि वेदर जो है बहुत ही अच्छा रहता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं राइस लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। इस कारण से क्या होता है कि राइस के प्राइस कम हो जाते हैं, तो 80 जो है रुपीज़ का जो है राइस मार्केट में अवेलेबल है ना। वहीं पे कुछ ऐसे भी कंडीशंस आ सकते हैं जिसमें कि जो है बहुत सारे लोग जो है राइस नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, वेदर बहुत गंदा है, बट तो उस कारण से क्या होता है, राइस के प्राइस जो है बढ़ गया, तो आपको 120 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जो है राइस मिल रहा होता है ना। तो आप एज अ फार्मर क्या चाहते हैं कि ये रिस्क आप नहीं लेना चाहते, तो आप क्या कहते हैं, आप जो है किसी ट्रेडर जो कि राइस बेचने वाला होता है उसके पास जाते हैं, बोलते हैं कि देखिए हम जब हार्वेस्ट होगा तो आपको जो है 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से राइस देंगे, भले ही मार्केट में जो भी रेट चल रहा है ना। और जो सामने वाली पार्टी होती है वो भी एग्री करती है, क्योंकि उसे भी जो है ये रिस्क मौजूद है ना उसके लिए भी, क्योंकि हो सकता है मान लेते हैं मार्केट में जो है राइस का प्राइस बहुत ज़्यादा चल रहा है, 140 रुपीज़ चल रहा है, तो वो भी चाहता है कि वो अपना रिस्क को मिनिमाइज़ करे और उसे 100 रुपीज़ में जो है राइस जो है कहीं ना कहीं से मिल जाए, है ना। तो वो दोनों के लिए जो है म्यूचुअली बेनिफिट होता है, और इस वजह से वो लोग जो है एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, क्योंकि ये जो है एक्सचेंज रेट के बाहर होता है, तो लीगल ऑब्लिगेशन जो हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज तो उसका ऑब्लिगेशन नहीं लेगा, जो कि आप दो दोस्तों के बीच में अगर कोई भी तरह का सा जो एग्रीमेंट करते हैं वो लीगली बाइंडिंग जो है नहीं होता है, भले ही आप कॉन्ट्रैक्ट सब साइन कर लें, तो इसलिए उसे जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। वहीं पे यही चीज़ अगर हम लोग एक एक्सचेंज के थ्रू करें तो उसे हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि एक्सचेंज के थ्रू होता है, यहाँ पे साइज़, क्वालिटी, डेट सब जो है तय होता है, और क्लियरिंग हाउस जो है इसमें मेक श्योर करती है कि काउंटर पार्टी रिस्क ना हो, कि जो सामने वाली पार्टी है वो टाइम से ये दे, और जो सामने वाली पार्टी है वो, और जैसे मैंने बताया एक्सचेंज के थ्रू होता है तो आपको पता भी नहीं होता कि सामने वाली पार्टी है कौन, है ना। सब कुछ जो है एक्सचेंज के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो फ्यूचर्स जो होते हैं वो शेयर्स में भी किया जाता है, इंडाइसेस में किया जाता है, कमोडिटीज़ और करेंसीज में भी जो है आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है, ये फ्यूचर्स का जो है आप ये कह सकते हैं नेक्स्ट वर्जन कह दो। कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये है हो गया कि जो मैंने आपको भी स्टोरी बताई, यहाँ पे ट्रेडर को जो है आपने मान लेते हैं एक ऑप्शन दे दिया कि भाई 100 रुपये में आपको लेने के राइट्स हैं, आप लेना चाहो तो लो, तो वो जो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है ना। कि मान लेते हैं कि अगर प्राइस जो है 80 रुपीज़ चलेगा, तो वो सोचेगा कि चलो बढ़िया है, मैं जो है 80 रुपीज़ मार्केट से ही ले लेता हूँ, मैं ये 100 रुपीज़ में क्यों ही लूँ इससे, है ना। वहीं पे अगर मार्केट में जो है रेट 160 चल रहा है, तो वो सोचेगा कि चलो एक काम करते हैं कि मैं इससे जो है ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे 100 रुपीज़ में मिल के जो मैं 160 में चाहिए तो बेच पाऊँगा और मैं प्रॉफिट कमा पाऊँगा। वहीं पे आप सोचेंगे अच्छा ये तो चलो ठीक है, ट्रेडर का फ़ायदा हो गया, फार्मर को इससे क्या फ़ायदा होगा। फार्मर को फ़ायदा होता है दोस्तों कि जब भी वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है बेच रहा होता है, तो उसके लिए वो प्रीमियम भी जो है कलेक्ट करता है, जो एक स्मॉल फीस जो होता है वो पे करनी पड़ती है ट्रेडर को, ये रिस्क जो है फार्मर को लेने के लिए। तो उससे ये फ़ायदा हो गया कि मान लेते हैं कि आगे जाके मार्केट में जो भी स्थिति बनी रही, जो प्रीमियम अमाउंट है ये उसको बेचना नहीं पड़ता। 100 रुपीज़ में अगर सामने वाला ट्रेडर है वो लेना चाहे तो ले, अगर नहीं भी लेता है तो भी ये जो प्रीमियम अमाउंट उसने शुरुआत में कलेक्ट कर लिया, वो उसे रिटर्न करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ना। तो ऑप्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट दोस्तों होता है स्वैप्स। स्वैप्स दोस्तों नॉर्मली जो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में नहीं होता है। अब ये स्वैप्स में जो है बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो अपना इंटरेस्ट रेट और करेंसी रिस्क को जो है मैनेज करने के लिए स्वैप्स को यूज़ करती हैं। इसमें दो पार्टीज जो होती हैं कैश फ्लो को अपने या फिक्स्ड और जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है उसको एक्सचेंज करती हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग समझते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को, जिसमें ट्रेडिंग आप सभी को जो पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसे इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में ये सोच के कि जो है हम क्यों प्रॉफिट जो है कमा पाएँ, है ना। तो उसको जो है हम लोग ट्रेडिंग या फिर स्पेकुलेशन एक्टिविटी कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि एक दिन में जो है ये काम करते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। कुछ लोग हैं जो कि साइक्लिकल बेसिस में करते हैं कि 5 दिन हो गया, 2 हफ्ते हो गया या फिर 1-2 महीना हो गया, इस तरह से भी ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग जो है 5 मिनट 5 सेकंड्स में भी जो है ट्रेडिंग करके अपने पैसे निकाल लेते हैं ना। तो दूसरा हो गया हेडजिंग। हेडजिंग का मतलब क्या होता है ये आप समझिए, यही मैं आपको बता रहा था। एक कॉम्प्लिकेट चीज़ है जो कि मैं आपके लिए अभी बहुत जो है सिंपल कर देने वाला हूँ। कि हेडजिंग का मतलब होता है सेकंड पोजीशन लेना। सेकंड पोजीशन की अगर आपको मैं बात बताऊँ तो ये कहूँगा कि मान लेते हैं कि आपने जो है एक राइट्स लिए हुए हैं, ये राइस के केस में ट्रेडर है, ठीक है। आपने राइट्स लिए हुए हैं कि आप 100 रुपीज़ में जो है इसको जो है बाय कर सकते हो फार्मर से, ओके। और आपका एक्सपेक्टेशन क्या है वहाँ पे कि प्राइस जो है 140-160 जाएगा, इसीलिए आपने जो है 100 रुपीज़ के लेने के जो है राइट्स जो है ले रखे हैं, है ना।
वहीं पे सिचुएशन जो है ऐसा भी हो सकता है 80 रुपीज़ चला जाए, 60 रुपीज़ चला जाए। तो और अगर आपने फॉरवर्ड नहीं फ्यूचर्स दे रखा है तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि जो है आप उससे पीछे हट सको। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप जो है एक सेलिंग के भी राइट्स खरीदोगे। सेलिंग के राइट्स खरीदोगे कितने रुपीज़ की, 95 रुपीज़ से। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर राइस के प्राइस जो है 60 चला जाता है तो भी दोस्तों आप 95 रुपीज़ में जो है उसे सेल ऑफ कर सकते हो। और 95 रुपीज़ में जब आप उसको सेल ऑफ कर दोगे तो क्या होगा कि आपका जो डाउन साइड रिस्क है वो कम हो गया है ना। आप 5 रुपीज़ तक जो है लॉस लोगे, ये नहीं कि आप 60-70 रुपीज़ तक का जो है लॉस ले रहे हो इस ट्रेड में। तो उसे हेडजिंग कहते हैं कि हमने जो है एक पोजीशन ले ली जो हमारी एक्सपेक्टेड है और दूसरा हमने डाउन साइड में एक तरफ से स्टॉप लॉस लगा दिया, ये भी कह सकते हो। ये मेक श्योर करिए कि इतने अमाउंट में तो हमने सेल करने का एक जो है ले रखा है कि हम लोग को अगर सेल करना रहे तो हम सेल भी कर पाए, है ना। तो आर्बिट्रेज को अब हम समझते हैं। आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज होता है कि जब दो मार्केट में दो अलग दाम में एक कमोडिटी को बेचा जा रहा हो तो आप जो है एक आर्बिट्रेटर की तरह एक मार्केट से कमोडिटी को दूसरे मार्केट में पहुंचा के जो है उसे बेचते हो और उसे प्रॉफिट कमाते हो। मान लेते हैं एक एग्जांपल के एनएससी में मान लेते हैं एक शेयर का प्राइस 9 रुपये चल रहा है और बीएससी में जो है 10 रुपये चल रहा है। तो एनएससी से खरीद के आपने बीएससी में बेचा और आपने जो है प्रॉफिट कमाया, तो आप आर्बिट्रेटर कहलाते हैं। ये बस मैंने एक एग्जांपल दे दिया। बट होता ये है कि जब इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि हम और आप ही नहीं बाकी सभी लोग कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो छोटा सा गैप रहता है ना प्राइसेस में, वो धीरे धीरे एकदम ख़त्म सा हो जाता है। बुरी तरह से ख़त्म नहीं होता, बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है। ये हर जगह के लिए ट्रू है। दो मंडी में आप देख लो, अगर दो चीज़ें जो हैं बहुत सारे ट्रक वाले आ जाएँ तो दो मंडी के प्राइसेस जो हैं ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्लेजिंग ऑफ शेयर्स पे। प्लेजिंग जो होता है वो बेसिकली होता है कोलैटरल रखना, है ना। कि जब भी हमने जैसे मान लेते हैं एजुकेशन लोन रहता होता है तो हम लोग कई बार जो है अपने घर को जो है गिरवी रख लेते हैं, तो उसे प्लेजिंग कहते हैं। इसी तरह से जैसे आप घर को गिरवी रखते हैं उसी तरह से आप शेयर्स को भी जो है गिरवी रख सकते हैं। जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो बाकी लोगों को नहीं पता हो कि शेयर्स को भी गिरवी रख के पैसे मिल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप लोन लेते हैं, अगर लोन को आप रीपे कर दें टाइम पे तो आपको जो है वो शेयर्स वापस मिल जाते हैं। अगर लोन को आप टाइम से रीपे ना कर पाए तो बैंक के पास ऑप्शन रहता है कि आपके शेयर्स बेच के जो है रिकवरी ले सके। नेक्स्ट दोस्तों, इस पूरे चैप्टर का लास्ट है वो है डीमेटीरियलाइजेशन और रीमेटीरियलाइजेशन। डीमेटीरियलाइजेशन क्या होता है? जब भी मान लेते हैं आपको कोई भी जो सर्टिफिकेट जो है मिलता है जो कि पेपर और पेन फॉर्मेट में मिला करता था शेयर्स का, तो उसको अगर आप डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो तो उसे डीमेटीरियलाइज कहते हैं। होता ये था दोस्तों कि पहले के जो शेयर्स के जो पेपर होते थे वो कागजात की तरह आते थे, है ना। कि अभी तो हम लोग डीमैट अकाउंट में ही इन सबको प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उसको अगर आपके पास ऐसे कोई कागजात हैं उसको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो आप जो है डिपॉजिटरी के पास जा सकते हैं, वो आपका जो है ये कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डीमैट अकाउंट में डाल के दे देंगे। इसका ऑपोजिट भी होता है रीमेटीरियलाइजेशन, जो कि उतना कॉमन नहीं है। मान लेते हैं कि आपके पास कोई शेयर्स हैं जो कि अभी डिजिटल फॉर्मेट में हैं, तो उसे आप जो है पेपर फॉर्मेट में जो है अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो जो है रीमेटीरियलाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है। इसके पीछे के लॉजिक्स और सब चीज़ को हमने NISMs की सीरीज 6 डिपॉजिटरी ऑपरेशंस में कवर कर रखा है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग चलते हैं इसी चैप्टर से पूछे गए काफ़ी कॉमन से सवाल में। यही दोस्तों सवाल नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसका वर्डिंग्स भी थोड़ा जो है बिल्कुल अलग आता है एग्ज़ाम में। तो अगर आप NISMs 15 या फिर रिसर्च एनालिस्ट एग्ज़ाम की जब प्रिपरेशन करें तो आप जो है ये कॉन्सेप्ट्स के लिए जो है चैप्टर एक्सप्लेनेशन जरूर देखें, बट एट द सेम टाइम आप जो है NISM सीरीज़ 15 का जो mocktestchannel.com में मॉक टेस्ट दिया हुआ है उसको भी डेफिनेटली करके जाएँ, क्योंकि उसमें जो है आपको थोड़े और एग्ज़ाम में जैसे पूछे जाते सवाल हैं वो आपको मिलेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करेंगे ही करेंगे, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि एग्जाम में हूबहू वैसे ही पूछे जाएंगे। ओके, तो आइए चलते हैं पहले सवाल पे। एज पर SCRA द टर्म सिक्योरिटीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, B डेरिवेटिव्स, C शेयर स्क्रिप्ट्स एंड बॉन्ड्स, D ऑल ऑफ द अबव। तो SCRA में क्या क्या इसमें इंक्लूडेड बताया था सिक्योरिटीज़ में? ऑल ऑफ द अबव जो है इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, along with SEBI and other regulators under Companies Act, RBI also regulates the equity share market. State whether true or false. RBI क्या इक्विटी में आती है? नहीं आती, मैंने बताया था डेप्ट में आती है, तो ऑप्शन होगा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। where the entire face value of the debenture is converted into equity shares, it is known as। जब पूरी तरह से हम कन्वर्ट कर सकें तो उसको क्या कहेंगे? ABCD ऑप्शन दिया हुआ है, आप भी पढ़िए। फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड नन ऑफ द अबव। तो कई सारे ऐसे भी सवाल आते हैं बॉन्कर्स जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम जो है क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाता है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा A
फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, depository receipts which are issued in India and also listed in Indian stock exchange with foreign stocks as underlying shares is called as। इसका तो जवाब मुझे पता है आप दे ही पाएंगे, ऑप्शन है सी, IDRs है ना, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था। IDRs होते हैं, इंडिया में इशू किए जाते हैं ताकि फॉरेनर्स जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकें। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया या समझ में आया तो। और मेक श्योर कीजिएगा कि हमारे पास NISM 15 का जो है 3 चीज़ें हैं। एक NISM 15 का जो है इंग्लिश का प्लेलिस्ट है, NISM 15 का हिंदी का प्लेलिस्ट है, और तीसरा है NISM 15 में पूछे गए जो सवाल जो ना उसका प्लेलिस्ट है। तो ये तीनों ही प्लेलिस्ट को जो है डेफिनेटली आप देखिए। आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा लैंग्वेज जो है प्रेफर करते हैं, उस जो है लैंग्वेज में आप जो है इस कोर्स में जो है चेक कर सकते हैं। ओके, तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।